हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम आपसे बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। कुछ दिनों से दोस्त आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, चूँकि थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा। अब कोशिश करूँगा पूर्ण रूप से कि आपको रेगुलरिटी के साथ वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो सभी को देख लिया, जिसमें हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 10+ वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो दोस्त कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से एक वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि मैं आपको एक लेवल से, जो भी आपके बुक्स पे क्वेश्चन दिए रहते हैं या चैप्टर रहते हैं दोस्त, एक दूसरे चैप्टर से रिलेट करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी बुक्स पढ़ें तो आप फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर की ओर चलें, ऐसा नहीं लास्ट से फर्स्ट, ठीक है। और बीच बीच टॉपिक से पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ऐसा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने आपको पहले से ही बताया था कि आपके मतलब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर, ये सभी चीज़ें हमने आपको क्लियर की। उसके बाद बताया कि आपके रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ये चीज़ें हमने क्लियर की। बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फिर हमने आपको डायोड बताया, फोटो डायोड, वेक्टर डायोड, और यहाँ पर आपको हमने बताया लाइट एमिटिंग डायोड। ये चीज़ें हमने जो आपको बताई वो बहुत ही बेसिक और एडवांस, और पेपर्स में आपके 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि ज़्यादा वीडियो तो अभी नहीं अपलोड किया दोस्त, इसीलिए कहूँगा कि 10+ वीडियो लगभग आपको अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात है दोस्त ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर भी हमने आपको 2 प्रकार के बताया, एक हमने आपको बताया पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर को हमने डिटेल से बताया, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, देखिए आपको उसमें हमने 3 टर्मिनल बताए थे दोस्त, एक आपका बेस टर्मिनल था, एक एमीटर, एक कलेक्टर। अर्थात किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल आपको मिलेंगे, बेस, एमीटर, कलेक्टर। क्या मिलेंगे? बेस, एमीटर, कलेक्टर, 3 टर्मिनल मिलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर दोस्त जो हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके पेपर्स के मद्देनजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण बहुत ज़्यादा इसे पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगा तो आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे कि क्यों इतना कन्फ्यूजन इसमें होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो दोबारा आपको मैं जिस टॉपिक को बता दूंगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो अभिलक्षण आपके जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके 3 होते हैं, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉमन का मतलब क्या है दोस्त, आइए हम बताते हैं बेसिक से। तो पहले हम आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू देंगे, अर्थात बेसिक बताएंगे, फिर एक टॉपिक को, कोई एक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर डिटेल्स से बात करेंगे। समझिए, अब देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप ध्यान से अगर देखते हैं दोस्त तो ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। देखिए, कॉमन का मतलब उसको अर्थ कर दिया जाता है। क्या ये आप देख रहे हैं, ये चीज आप देख रहे हैं वो अर्थिंग है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में एमीटर से मतलब करंट आपकी बाहर की ओर निकलती है, और यहां पर ये इनपुट आप दे रहे हैं, समझिएगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये क्या है, आपका बेस है। तो बेस में मतलब कॉमन बेस है, इसलिए इसको अर्थ किया गया। ये फर्स्ट कंडीशन होती है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये आपको सिंबल के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है, इसलिए आपको इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। कॉमन बेस हो गया, ये आपका दोस्त क्या है, कॉमन एमीटर। यहां थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप क्रॉस करिए, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए एमीटर, ठीक है, थोड़ा ये गलती हुई है, इसको आप एमीटर लिखिए। और अब देखिए, हम आपको बताते हैं एमीटर कैसे हुआ है। देखिए, हमने क्या बताया, जो कॉमन होगा तो मतलब उसे अर्थ करना है। तो सिंपली आप कलेक्टर देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं और एमीटर देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है दोस्त, एमीटर जो है वो अर्थ किया गया। ध्यान से देखिए, एमीटर को अर्थ, तो जो कॉमन होगा, या बेस नहीं है, ठीक है, यहां पर एमीटर है, कॉमन एमीटर, तो एमीटर को क्या कर दिया, बेस। अब यहां पर जो इनपुट करंट किसके किसके बीच आप दे रहे हैं, इनपुट करंट बेस और एमीटर के बीच से आपको इनपुट करंट प्राप्त हो रही, और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच से, किसके बीच, कलेक्टर और एमीटर के बीच से आउटपुट आपको प्राप्त हो रही। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, इसी प्रकार आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा दोस्त, आपका जो कलेक्टर होगा उसको हम अर्थ कर देंगे। वेरी सिंपल, फिगर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं। एक आपको गोला इस प्रकार खींचना है, ठीक है, और एक आपको इस प्रकार से लाइन लेना है, और यहां पर 2 लाइन को इस प्रकार देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके इसमें 3 टर्मिनल बोलते हैं, एक आपको इस प्रकार करना है। तो यहां पर ये ऊपर होगा, एक ये पर नीचे होगा, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर मतलब कलेक्टर आपका अर्थड होगा। तो सिंपली आप क्या करिए, एक नीचे लाइन खींचिए और इसको अर्थड कर दीजिए, ठीक है, ये अर्थड हो गया। अब
ये जो लाइन होगी और ये लाइन, इसके बीच जो आपका होगा वो आपका इनपुट होगा, और ये आपकी जो लाइन होगी, ये चीज, ये क्या होगा, ये बाहर होगा आउटपुट। तो ये आपका हो गया दोस्त क्या, एमीटर। कलेक्टर तो आपका अर्थ ही हो गया, और ये आपका होता है बेस। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कॉमन कलेक्टर हुआ, कॉमन बेस हुआ, कॉमन एमीटर, ये आपके 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब हम आपसे जो बात करने वाले हैं, हम डिटेल से बात करेंगे आपसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए दोस्त, हमने इस फिगर को माध्यम से आपको दर्शाना चाहूंगा। आप देखिए यहां पर हमने लिया है कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब हमने क्या बताया, बेस जो होगा आपका अर्थ होगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर किया गया है। अब इसमें होता क्या है दोस्त, यहाँ होता क्या है कि आपका यहाँ से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ आपकी जो करंट आई क्यों दर्शाया जा रहा है, चूंकि ये एमीटर है तो इसलिए एमीटर करंट यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा, तो इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए। ये आपका क्या होता है दोस्त, ये इनपुट होता है और ये चीज आपका आउटपुट होता है। तो यहां से आप जब अपने वोल्टेज दिया, अर्थात यहां से जब करंट ये इनपुट होगी एमीटर से, और यहां कलेक्टर से आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान से ये समझना है कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। समझिएगा, इसमें दोस्त 2 ही चीज होते हैं, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखिए हम आपको एक पॉइंट समझाते हैं पहले। इसमें क्या है दोस्त, कॉमन बेस सर्किट में बेस, टर्मिनल, आउटपुट और इनपुट दोनों में कॉमन होता है। हमने वही आपसे कहा दोस्तों, जो कॉमन बेस सर्किट है, इसमें जो आपका बेस है ये आपका क्या है दोस्त, एमीटर और कलेक्टर दोनों सर्किट के बीच क्या है, आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच ये कॉमन होता है। अगर आपसे कॉमन बेस बोलता है और कॉमन एमीटर बोलेगा तो वहां पर आपका क्या होगा, एमीटर आपका कॉमन होगा। ये चीजें आउटपुट और इनपुट के बीच, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इनपुट टर्मिनल एमीटर और बेस है, आउटपुट कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच प्राप्त होती है। देखिए वही चीज हमने कहा कि इनपुट आपकी ये है और बेस ये है। तो बेस आपको ये मिला दोस्त, ध्यान दीजिए, बेस आपको ये मिला है और एमीटर आपको ये मिला। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ये आपका इनपुट हुआ, और कलेक्टर और ये आपका बेस, इसके बीच जो आपको प्राप्त हुआ ये आपका आउटपुट हुआ। तो हमको इधर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना है। तो कैसे होते हैं इन चीज को समझना होगा आपको थोड़ा थोड़ा। देखिए इसमें क्या होता है दोस्त कि इनपुट टर्मिनल आउटपुट ये चीजें हमने क्लियर की। तो इनपुट वोल्टेज को VEB, EB का मतलब दोस्त एमीटर बेस वोल्टेज, और इसमें इनपुट करंट IE मतलब एमीटर करंट होती है। समझिएगा, यहाँ पर VEB का मतलब एमीटर बेस वोल्टेज, ये आपका बेस हुआ, यहाँ तक आपका ये बेस का दोस्त हुआ और ये आपका एमीटर हुआ। तो इनके बीच क्या होगा, वोल्टेज VEB, ओके। और करंट क्या है इसमें, IE करंट फ्लो हो रही। तो आपको इनपुट में वोल्टेज VEB और IE के बीच जो ग्राफ खींचेंगे, जो आपने ग्राफ खींचेंगे वही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आपको क्लियर हुआ दोस्त कि VBE और IE के मध्य खींचे गए वक्र या फिर कर्व को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि स्थिर कलेक्टर वोल्टेज पर, अब समझिएगा ये क्या होता है। स्थिर कलेक्टर वोल्टेज का मतलब दोस्त, इधर जिस प्रकार आपका VEB है ठीक उसी प्रकार इधर VCB है। अर्थात यहां पर आपका क्या है कि एमीटर और बेस के बीच वोल्टेज VCB है, तो इधर आपका कलेक्टर और बेस के बीच वोल्टेज VCB है। तो आपका एक ही कंडीशन में वो ग्राफ आपका खींचा जाएगा जब आपका VCB, अर्थात ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको VCB प्राप्त हो रहा है ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि शून्य कहा जा रहा है दोस्त। कांस्टेंट का मतलब एक फिक्स, अगर आपका 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप IE करंट देंगे और इधर आपका क्या होगा, वोल्टेज VEB होगा। तो जो ग्राफ खींचा जाएगा वो इनपुट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये चीजें वही की गई कि VBE और I के मध्य खींचे गए वक्र या कर्व को स्थिर कलेक्टर वोल्टेज पर अर्थात VCB पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। अब समझिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IE और VCB के बीच खींचे गए आउटपुट साइड में लगे VCB वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। वही चीज फिर से हमने वो क्लियर किया कि आप जब IE और VCB के मध्य जब ग्राफ खींचेंगे तो उस समय
समय आउटपुट में जो आपका VCB अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है वो आपका कांस्टेंट स्थिर रखा होना चाहिए। अब देखिए हमने ये फिगर आपको दर्शाते हैं दोस्त, ये है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से देखिए, ये आपकी IE है और ये VEB है अर्थात एमीटर बेस वोल्टेज। इनके दोनों के बीच हमारी बात को आप समझ रहे हैं दोस्त कि नहीं? पहले बात समझ लीजिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपका कॉमन बेस हो, कॉमन एमीटर हो, कॉमन कलेक्टर, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, उसमें दो चीज होती है, एक इनपुट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक आउटपुट होती है। इनपुट का मतलब जो इधर से आप करंट दे रहे हैं, आउट का मतलब जो आपको प्राप्त हो रहा है। तो जब इधर दे रहे हैं तो दोस्त इधर से ही ग्राफ खींचेंगे, तो इधर का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचा है। तो वोल्टेज आपका कितना है इधर VEB है और करंट कितना है VE है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। उसी प्रकार आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में आपकी जो करंट है वो IC होगी अर्थात कलेक्टर करंट, और इसमें आपका जो वोल्टेज होगा वो VCB होगा मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज। ओके, मैं आशा करता हूं ये चीज आपने समझा होगा। ये छोटी छोटी चीज है दोस्त, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। तो यहां पर दोस्त ये IE करंट हुआ, ये VEB वोल्टेज हुआ। अब देखिए कैसे हो रहा है बात यहां पर दोस्त कि जब आप यहां पर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या करती है, ये बढ़ती जाती है। लेकिन आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल अर्थात एक्सपोनेंशियल नहीं दोस्त, ये मतलब तेजी के साथ यहां पर बढ़ रही है। देखिए वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया गया लेकिन करंट यहां पर तेजी से बढ़ रही है। तो हमने लिया दोस्त कि आप जब यहां पर मान लीजिए कि हम 10 वोल्ट बढ़ा रहे थे तो आपकी करंट यहां पर 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इस वोल्टेज को थोड़ा सा, आप देखेंगे इस लाइनिंग को देखिए, ये डॉट डॉट लाइन जो दिखाई जा रही है, यहां पर क्या किया गया, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया गया। और जब वोल्टेज को आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आपकी करंट और तेजी के साथ बढ़ती है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप वोल्टेज में परिवर्तन कर रहे हैं। और वोल्टेज में परिवर्तन कैसे होगा ये चीज आपको आगे हम क्लियर करते हैं। तो जब वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे तो करंट में परिवर्तन होगा, और जब यहां पर करंट में परिवर्तन जो होगा तो उसी को वोल्टेज और करंट के जो अंक आएंगे, जो वैल्यू आएगी, उसी को नोट करना है। अब देखिए कैसे वोल्टेज को परिवर्तित करेंगे। तो देखिए इनपुट साइड में लगे परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा VEB के परिवर्तित कर IE के संगत मान नोट किए जाते हैं। आप समझिएगा, जैसे आपने दोस्त प्रैक्टिकली आप समझिए कि जैसे आपने अभी प्रैक्टिकल किया हो तो अच्छी बात, नहीं किया तो दोस्त सुन लीजिए थोड़ा। बात इतनी सी कि जब आप प्रैक्टिकल इस चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं। तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का एक ही चारा होता है, आपके पास क्या होता है उसका चारा दोस्त, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती का मतलब जिसका रजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये चीज, ये आपका परिवर्ती है अर्थात इसको आपका चेंजेबल है, इसे आप परिवर्तित, इसका कम ज्यादा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जब रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तभी आपका वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो आपकी करंट कम ज्यादा होगी। ये चीजें आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर। इसीलिए यहां पर परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो जब परिवर्ती प्रतिरोध में VEB परिवर्तित करेंगे तो IE के संगत मान में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि 10 वोल्ट पर आपकी जो करंट थी वो 2 मिली एम्पियर थी, 2 मिली एम्पियर थी। जब आपने इसके वोल्टेज को क्या कर दिया दोस्त, आपने 20 कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, मान लीजिए इसमें आपका 8 मिली एम्पियर हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपकी करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है दोस्त, उसी के मान को आपको लिखते जाना है। तो वही के माध्यम से अर्थात जो आपको वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। जब आपने वोल्टेज यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपने 20 देखा तो ये आपका 8 हो गया। इसी प्रकार और मतलब ऐसे ही ग्राफ आपका ये बनता जाता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट जिस प्रकार बढ़ रहा है उस प्रकार आप ग्राफ खींचेंगे। जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वोल्टेज और करंट के बीच, ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें पॉइंट्स क्लियर हुई। अब बात यहाँ पर आती है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और आपका बेस और एमीटर के परिवर्तन केवल एमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में परिवर्तन करते हैं। समझिए मतलब दोस्तों जो आपका एमीटर बेस है वो आपका जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और जो आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है। अब दोस्तों इस सर्किट में एक और पॉइंट्स आता है, ये आपका होता है डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांजिस्टर का डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों RI = डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IE। देखिए आपको पता है दोस्त कि R मतलब रेजिस्टेंस, R = क्या होता है V अपॉन I। ये चीजें आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा दोस्तों, V = I × R, वही फार्मूला है, बस यहाँ पर चेंजेबल है अर्थात थोड़ा परिवर्तनीय है। जब
आप यहाँ पर चूंकि परिवर्तनी की बात ही की गई है, चूंकि आप वोल्टेज में परिवर्तन कर रहे हैं तो करंट में परिवर्तन हो रहा है। और कंडीशन ये है कि जब आपका VCB स्थिर हो, ध्यान दीजिएगा, VCB का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है, जो कलेक्टर और बेस के बीच बाहरी वाला आउटपुट है, उसको कांस्टेंट रखेंगे तब की कंडीशन ये फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन में डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है डेल्टा VBE अर्थात बेस एमीटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका डायनेमिक इनपुट का मतलब इनपुट वोल्टेज और करंट के माध्यम से जो रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो आपका डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होगा। डायनेमिक का मतलब दोस्त गतिज होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका हुआ क्या, RI इक्वल टू, आई का मतलब इनपुट है, तो RI इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IEE। अब देखिए यहां होता क्या है कि VBA में स्मॉल चेंज करने से एमीटर करंट अर्थात IE में अधिक चेंज उत्पन्न होता है। ये चीज कहूंगा कि जब हमने आपको ग्राफ क्या दर्शाया दोस्त, ग्राफ आपका सिंपली यही होता है, यहां पर आपकी IE होती है, इधर आपका वोल्टेज होता है, तो उसमें आपका इस प्रकार से बढ़ता है। तो होता क्या है कि आप थोड़ा सा वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं लेकिन करंट में तेजी के साथ परिवर्तन होता है। तो यहां से ये आपको प्रूफ होता है कि आप जब करंट में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो वोल्टेज में क्या होगा, यहां पर वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो करंट में ज्यादा परिवर्तन होगा, और जब करंट में ज्यादा परिवर्तन होगा तो RI का मान क्या होगा, RI का मान दोस्त कम होगा। क्या होगा, कम, चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब नीचे का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो RI का मान क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस जो आपका डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ दोस्त कि VBE में स्मॉल चीज में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर आपके I का मान ज्यादा बढ़ता है, जब ये ज्यादा बढ़ेगा तो RI का मान कम हो जाता है। तो वही आपको कहना चाहेंगे कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में आपके RI का मान अर्थात इनपुट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, काफी कम होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं दोस्त आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इनपुट आउटपुट दोनों चीज समझेंगे तभी आप पूरा क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे बिल्कुल आप। देखिए मैं यही कहता हूं दोस्त, वीडियो आप बाद में देखें या कभी लेट में देखें या बाद में देखें, लेकिन ये कोशिश करें कि वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आप यही कहना चाहेंगे अधूरी जानकारी बिल्कुल आप ना रखिए, ठीक है। मतलब इनपुट आप पढ़ लिए, आउटपुट छोड़ दिए तो आपका अधूरा काम रह जाएगा। इन चीजों को क्लियर किया गया कि पूरा वीडियो देखें जब भी आप देखें, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तब, ठीक है दोस्त। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में स्थिर एमीटर धारा पर और कलेक्टर बेस वोल्टेज IC और कलेक्टर धारा में संबंध आउटपुट। इनका कहने का मतलब यह है दोस्त कि सिंपल सा आपको इसमें होता क्या है कि जो IE है और IC है, इसमें आपका क्या होता है, संबंध को दर्शाता है। कंडीशन समझिए, ये देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये चीज समझिए। इसमें क्या है कि आप दोस्त यहां पर देख रहे हैं IC और यहां पर VCB, इनके बीच अब क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आपका बना था IE और यहां पर VEB के बीच। अब यहां पर दोनों आउटपुट करंट और वोल्टेज क्या है, IC और VCB अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो इनके बीच आपको दर्शाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आपने PNP NPN ट्रांजिस्टर या फिर डायोड ये चीजें आपने पढ़ी होगी या हमारे पॉइंट से आपने समझा होगा, क्लियर किया होगा, तो ये चीजें आपको अभी भी याद होगी। हमने आपको बताया था कि जैसे आपका दोस्त ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कुछ देर को समझिएगा, PNP है, तो यहां से जो आपके होल्स होते हैं इसमें जाते हैं, तो कुछ यहाँ होल्स किसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है, किसमें, कलेक्टर। ये आपका बीच वाला बेस है, ये आपका एमीटर है, तो इसके जो होल्स हैं इसमें चले जाते हैं, कुछ इसमें होल्स बचते हैं जो कि आपके ये किसमें, बेस में लुप्त हो जाते हैं, लेकिन आपके मैक्सिमम होल्स किसमें चले जाते हैं, कलेक्टर। लेकिन 100% आपके कलेक्टर में नहीं जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो आपकी IE करंट होती है, IE करंट से क्या होती है, आपकी जो IC करंट होती है वो पूर्ण रूप से दोनों बराबर नहीं होती, लगभग बराबर होती हैं। क्या होती हैं, लगभग, चूंकि पूर्ण रूप से सभी होल्स कलेक्टर में नहीं जाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस पॉइंट्स में क्या किया गया है दोस्त, इस पॉइंट में स्थिर एमीटर करंट अर्थात जो आपकी इनपुट करंट थी, अब जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो इनपुट करंट होगी अर्थात IE, इस कंडीशन में इसको आपको कांस्टेंट रखना है, तब आप इसके बीच, अभी आपने इनपुट में ध्यान दिया दोस्त कि इनपुट में जब IE और VEB के बीच जब आपने ग्राफ खींचा तो उसमें आपने VCB को कांस्टेंट रखना था, आउटपुट जो आपका वोल्टेज करेक्टर बेस वोल्टेज था उसको स्थिर करना था। लेकिन जब आप आउटपुट के बीच खींचेंगे, आउटपुट था IC और VCB के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कंडीशन में आपकी जो इनपुट करंट है अर्थात IE को कांस्टेंट रखना है। अगर 2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इनपुट में दे रहे हैं तो उतना ही देंगे, कम नहीं करें। हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जीरो और स्थिर में अंतर होता है, ठीक है। कोई अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप 10 की स्पीड से चला रहे हैं तो वो आपकी स्थिर हुआ, अगर आप रुक जाते हैं तो आपका शून्य होता है, ठीक है। कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ये चीजें आप समझिएगा, ठीक है दोस्त।
दोस्त। तो आगे चलते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि आपकी ये कंडीशन यहाँ पर जो होती है कि आई के जब मान स्थिर होगा, एमीटर करंट का मान स्थिर होगा, तो कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पर दोस्त आप कर लीजिए VCB, यहाँ पर लिख लीजिएगा कलेक्टर बेस VCB, और ये IC को आप इधर लिख दीजिए, कलेक्टर धारा जो है यहाँ पर IC लिख दीजिए। इसके संबंध में जो आप दर्शाते हैं वो आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दर्शाते हैं। तो हम आपको थोड़ा फिगर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए आप यहाँ पर आउटपुट, देखिए यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये VCB है और ये IC है, ये मिली एम्पियर में आपकी करंट है। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्त, ये IC आप जो देख रहे हैं कलेक्टर करंट, और ये क्या है कंडीशन आप देखिए यहाँ पर आपकी IE अर्थात ये आपका क्या है कांस्टेंट है, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट मतलब यहाँ पर 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर 5 मिली एम्पियर, यहाँ पर 8 मिली एम्पियर, एक कांस्टेंट वैल्यू पर देखा गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्त, जब आप कांस्टेंट रखते हैं तो आपकी देखिए ये आपको यहाँ पर I इक्वल 0 जो दिख रहा है दोस्त, ये आपको अभी मैं क्लियर करता हूं कि जब I अर्थात इनपुट करंट जब आपकी 0 होगी तो उस कंडीशन में एक रिवर्स करंट अर्थात रिवर्स करंट जो रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये आपका जो ट्रांजिस्टर होगा वो रिवर्स बायस में होता है, इसलिए वहाँ पर लीकेज करंट फ्लो होती है। वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर IC और VCB के बीच ग्राफ खींचा जाता है और ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, IE के मान अर्थात ये आपका एमीटर करंट को स्थिर रखा जाता है। इस प्रकार का ये ग्राफ होता है, ठीक है, और उसका हमने आपको सिंपली वो दिखाया जैसे कि आपको क्लियर हुआ। अब चलिए हम आपको एक पॉइंट और आपको बताते हैं दोस्त, यहाँ पर होता क्या है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में खींचते समय IE स्थिर रखी जाती है और VCB के परिवर्तन से IC पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको क्या था दोस्त कि जब आप वहां पर वोल्टेज में परिवर्तन कर रहे थे इनपुट में, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट में जब आप परिवर्तन कर रहे थे, इनपुट का मतलब आपका था वहां पर दोस्त एमीटर बेस वोल्टेज। तो एमीटर बेस में आप जब परिवर्तन कर रहे थे तो आपकी जो करंट थी IE उसमें क्या हो रहा था परिवर्तन, मतलब आप रेजिस्टेंस परिवर्तित रेजिस्टेंस में परिवर्तन कर रहे थे तो आपका वोल्टेज परिवर्तित तो करंट परिवर्तित, और जब करंट परिवर्तित हो रहा था तो वहां पर कंडीशन आपको दिख रहा था कि ग्राफ किस प्रकार से थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करने पर वो तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा था। तो लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपका जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं तो आप IE तो आपका स्थिर है एक कंडीशन में, IE अर्थात एमीटर करंट आपका स्थिर है, लेकिन आप जब VCB के परिवर्तन करते हैं अर्थात कलेक्टर बेस वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं जो कि आउटपुट में, तो IC अर्थात कलेक्टर करंट में आपका कोई भी परिवर्तन अर्थात कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं IC का जो मान होता है वो IE के लगभग बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, जो इनपुट करंट होती है IC ये आपके क्या होते हैं IE के लगभग बराबर होता है, ना कि पूर्ण रूप से बराबर होता है। ऐसा क्यों, IE का मान ज्यादा होता है IC से, ध्यान दीजिएगा क्यों दोस्त, क्योंकि हमने बताया कि जो PNP दोस्त है, मान लीजिए PNP आपका ट्रांजिस्टर है, उसमें जो आपके P में जितने भी होल्स हैं, इस P में जितने भी होल्स हैं ये इस P में जाने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्या होता है, पहला वाला आपका एमीटर होता है, बीच वाला बेस होता है, तीसरा आपका कलेक्टर होता है। तो एमीटर से जब कलेक्टर में ये जाते हैं तो मैक्सिमम आपके होल्स चले जाते हैं, लेकिन कुछ होल्स बेस में रह जाते हैं जो कि बेस में ही लुप्त हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब इसमें सभी चले जाते हैं, कुछ इसमें बच जाते हैं, तो लगभग यहाँ पर 98% या फिर 98% लगभग आपके होल्स चले जाते हैं, लेकिन कुछ 2% आपके लगभग होल्स इसमें रुक जाते हैं जो कि आपके रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है आपके बेस वाले से। लेकिन यहाँ पर आपके जो करंट होती है ये कलेक्टर करंट, ये आपके एमीटर करंट के पूर्ण रूप से बराबर नहीं होती, लगभग बराबर होती है, अर्थात कुछ कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, क्योंकि होल्स उसके बेस में कुछ रुक जाते हैं। तो कलेक्टर करंट I का मान VCB पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ कि आप जितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर ये चीज प्रूफ करता है क्या, ये चीज आप देख सकते हैं। आप कितना भी वोल्टेज को बढ़ाइए, आप कितना भी वोल्टेज को बढ़ाइए, IC का मान बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है दोस्त। बढ़ने का मतलब ये आप ऐसे बढ़े, लेकिन ये बढ़ना नहीं है, ये तो आपका उसी के लेवल, मतलब आप मानिए कि आपका ये क्या है दोस्त 10 है तो ये 10 ही तो चल रहा है, आपका बिल्कुल बढ़ कहाँ रहा है, ये चीज को समझिए। ऐसा नहीं समझिए कि ये बढ़ रहा है, ये चीज आप नहीं समझिए कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। आप यहाँ पर I करंट के मान को, ये IE का मान है, ये IE का मान है 5258, ठीक है, ना कि आपका वोल्टेज बढ़ाने पर IC का मान बढ़ रहा है। बहुत थोड़ा विशेष प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये आपको हमने बताया दोस्तों डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। अब बताते हैं डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस आपका उच्च होता है, हाई होता है, अर्थात लगभग 10 मेगा ओम होता है, 10 मेगा ओम होता है। ऐसा क्यों होता है, वेरी सिंपल समझिएगा। होता क्या दोस्तों, RI इक्वल टू आपने अभी पढ़ा, RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, उसमें RI इक्वल टू था डेल्टा V
और आपका EB अर्थात एमीटर बेस वोल्टेज, और नीचे था डेल्टा IE, क्या था डेल्टा IE। लेकिन यहाँ पर आपका आउटपुट है, इसलिए R0 या RO इक्वल टू डेल्टा VCB अपान डेल्टा IC। यहाँ पर कंडीशन बगल में, ये चीज आपको देखिए कंपटीशन में यही सब चीजें पूछी जाती है दोस्त। आपको 4 फार्मूले दे देगा या फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि I का मान स्थिर होता है, I का मान 0 होता है, 0 होता है, या I का मान उच्च होता है, I का मान लो होता है, हाई होता है, यही सब ऑप्शन दिए जाते हैं। ये चीज मैं कहना चाहूंगा। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब I का मान स्थिर होगा उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होगा वो डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस आपका जो होगा वो R0 इक्वल टू या RO इक्वल टू डेल्टा VCB अपान डेल्टा IC होता है। अब बात यहां पर है क्यों इसका हाई होता है रेजिस्टेंस आउटपुट। तो देखिए आप बिल्कुल सिंपल समझिए, आप डेल्टा VCB में परिवर्तन कर रहे हैं तो डेल्टा IC पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझिएगा। तो दोस्त हमारी इस बात को समझिए कि जब आप डेल्टा VCB के मान को बढ़ा रहे हैं लेकिन इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात आप वोल्टेज को 10 करते हैं, 10 से 20 कर देते हैं, 20 से 30 कर देते हैं, लेकिन आपके I के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता था, ये 1 से 2 या 2 से 3 इतना ही होता है, तो इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो आपके डेल्टा VCB अर्थात ऊपर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, R0 का बढ़ जाएगा, मतलब कि इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका जो होता है, समझिएगा, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस आपका उच्च होता है, डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस सॉरी दोस्त, आपका जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होता है ये आउटपुट है, इनपुट जो होता है वो आपका कम होता है, डायनेमिक और आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। यही कह सकते हैं, इस प्रकार इसको भी समझ सकते हैं, ये ज़्यादा होता है इसीलिए आपको जो कलेक्टर में करंट प्राप्त होती है वो कम प्राप्त होती है, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर VCB में परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा IC में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपकी R0 का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो कि मेगा ओम में होता है। अब एक पॉइंट और समझिएगा, कॉमन बेस सर्किट का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसे धारा प्रवर्धन गुणांक कहते हैं, और इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे, अल्फा से। तो देखिए धारा प्रवर्धन गुणांक का मतलब क्या होता है, निर्गत धारा बटे निर्विष्ट धारा। देखिए इंग्लिश नहीं, आप हिंदी नहीं इंग्लिश याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये छोटी चीज है, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, थोड़ा अच्छा भी लगता है, जिससे आपको बेटर रहेगा याद करने में। तो इनपुट आउटपुट अपान इनपुट, आपने जैसे दोस्त ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, जैसे आपने दोस्त इफिशियंसी पढ़ते हैं, किसी की दक्षता पढ़ते हैं, तो वहां पर आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 ये चीजें वहां पर होती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर अल्फा का जो मान होता है वो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट होता है। तो यहां पर अल्फा DC, अभी हम DC की बात कर रहे हैं, जब DC के लिए हुआ तो IC अपान IE होता है, लेकिन आगे आपको यहां पर अल्फा AC दिखेगा, अल्टरनेटिंग करें तो यहां पर डेल्टा IC अपान डेल्टा IE होता है। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपकी अल्टरनेटेड अर्थात प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसलिए यहां पर क्या होता है, इसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा DC इक्वल टू IC अपान IE होता है। लेकिन अगर आप AC का वहां पर बात करें तो AC ट्रांजिस्टर के लिए वहां पर बात करेंगे तो वहां पर VCB क्या होगा, कंडीशन में आपका कलेक्टर बेस जो होगा स्थिर होगा, तो अल्फा AC का मान डेल्टा IC अपान डेल्टा IE होगा। ये धारा प्रवर्धन गुणांक होता है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो हमने ऑलरेडी आपको बता दी। तो ये सभी चीजें थी, धारा प्रवर्धन गुणांक आप याद रखिएगा, आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी, आशा करते दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा, मानता हूं कि आपको वीडियो अभी 100% पूर्ण रूप से नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए कोई जब नई चीज आप समझते हैं तो आपको तुरंत नहीं समझ में आती है। जब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देख लिए हैं तो एक बार कोशिश करें आप लिखने की, समझने की, अपने से उसको पढ़ने की, तभी आपको 1 से 2 बार में क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप कोशिश करते हैं लास्ट तक वीडियो को समझते हैं तो 100% आप दोबारा जब उसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई भी ऐसा कोई नहीं बता सकता कि आपको उसमें से कोई पॉइंट्स ना क्लियर हो, क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट्स बताता हूं। अगर उसी प्रकार सुनकर आप लिखकर समझकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 100% आपके अच्छे नंबर पेपर्स में मिलते हैं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अभी तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद हमें जरूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट अभी तक हमसे जुड़े हैं। धन्यवाद।